Hi guys, today we are going to discuss about the Renaissance of India. Renaissance of India is a very important topic for every competitive examination and for everyone. Renaissance, the meaning of Renaissance is Punarjagran. Punarjagran. This is the meaning of Renaissance. The father of Renaissance was Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was born in 1772 in Radhanagar. Radhanagar in Hooghly, that is in West Bengal. He born in 1772. The father, at first I write down his name, Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy. He was the father of Renaissance in India. This is the man who did so many type of things for the development of our nation. This is the man who did so many type of things for the empowerment of women. This is the man who did so many type of things for our education system. This man born in 1772. At Radhanagar, just a minute, Radhanagar. This place is in Hooghly. Hooghly is in West Bengal. Raja Ram Mohan Roy. Earlier time he was known as Ram Mohan Roy, but Akbar II gave him the title of Raja. Akbar II gave him the title of Raja. राजा राम मोहन रॉय को भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने भारत के पुनर्जागरण में अतुलनीय योगदान दिया। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 ईस्वी में राधानगर में हुगली जिला में बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक बड़ी विशेष बात यह है कि राजा राम मोहन रॉय का पूर्व में नाम राम मोहन रॉय था। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिए थी। अकबर द्वितीय जो थे वो मुग़ल साम्राज्य से थे और उन्होंने राजा की उपाधि इनको इसलिए दी थी कि राजा राम मोहन राय को उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। अपने जो पैसा उनको प्राप्त होता था एज ए पेंशन ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, उसको बढ़ाने के लिए राजा अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि के साथ राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था। तो तब से राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय के नाम से जाने लगे। ओके। At first, in his beginning, he established an organization. That organization known as Atmiya Sabha in 1815। मैंने आज पेन चेंज किया है क्योंकि लोग बोल रहे थे कि देखने में नहीं बनता है, तो मैं यहाँ अंडरलाइन भी कर देता हूँ रेड पेन से। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा, ये एस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय बिलीव्स इन वन गॉड सिस्टम। दिस आत्मीय सभा वाज to make improvement in Hindu religion. So he established in आत्मीय सभा in 1815। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कर हिंदू धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया था। उसके बाद उन्होंने 1817 में डेविड हायर की मदद की थी हिंदू कॉलेज खोलने में। डेविड हायर, ये नाम बड़ा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1817 में, ये डेट भी याद रखिएगा, 1817 में ही हेल्प डेविड हायर टू ओपन अ हिंदू कॉलेज
डेविड हायर टू ओपन अ हिंदू कॉलेज इन बंगाल, open a Hindu college. This name is very important, Hindu college in Bengal. In 1817 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हायर की मदद की थी हिंदू कॉलेज खोलने के लिए। अच्छा, 1825 में राजा राम मोहन ने स्वतः एक कॉलेज खोला था जिसका नाम था वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज में जो पाठ्यक्रम था वो आधुनिकरण के हिसाब पे था, वो इंग्लिश मीडियम था और वो साइंटिफिक पढ़ाई होती थी उसमें। राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड इनागुरेट कॉलेज इन 1825 ऑन कॉम्पली ऑफ वेस्टर्न कल्चर। In 1825, the name of this college is Vedant College. Vedant College. 1825 में उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज, वेदांत, जिसका नाम वेदांत कॉलेज था और ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित कॉलेज थी। इसमें वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई की जाती थी और विज्ञान की पढ़ाई मुख्य रूप से कराई जाती थी। ये था। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत में चल रही हिंदू धर्म में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की समस्याओं को लेके और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जोरदार प्रहार किया था। उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा समाप्त हो चुकी थी। इसकी शुरुआत उन्होंने 1818 में की थी। राजा राम मोहन राय बिगेन इट्स मूवमेंट अगेंस्ट सती प्रथा इन 1880 फ्रॉम 1818। जस्ट ए मिनट। This is the man who did so many type of things. This is the real hero of India. In 1818, 1818 में इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। He began its movement in 1818 against of sati प्रथा. Due to his hard labor, due to his hard movement, in 1829, Lord William Bentinck had to make a law, make a rule 17 against of sati प्रथा। 1818 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित करना पड़ा। कानूनी तौर पे इसे क्रिमिनल केस में एंट्री की गई, क्रिमिनल केस में इसकी गिनती शुरू हो गई, इस पर फौजदारी मुकदमा शुरू हो गया। सती प्रथा के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को अपने पति के सिर को अपनी गोद में रख के चिता पर जलना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदू धर्म में कितनी सारी कुरीतियाँ जो थी वो व्याप्त थी। ये याद रखिएगा, इससे सवाल पूछे जाते हैं। मूवमेंट, अगर सती प्रथा के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किया था 1818 में, रूल पास हुआ था 1825 में, सॉरी 1829 में, सॉरी 1829 में, 1818 में इन्होंने मूवमेंट शुरू किया था। 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बना था रूल 17 के अंतर्गत। सती प्रथा के कस्टम को फॉलो करने वालों पर इसके अंतर्गत फौजदारी क्रिमिनल केस चलता था। देन आफ्टर राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा। After a certain period of time, Brahm Sabha was known as Brahm Samaj. This organization was established in 1828. 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ये ब्रह्म सभा कुछ समय के बाद ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया। ब्रह्म समाज में इसका नाम रख दिया गया, पर जब इसका शुरुआत में नाम था वो ब्रह्म सभा था। ये पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना से पूर्व, ब्रह्म समाज की
स्थापना के समय इसका नाम क्या था? ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना के समय इसका नाम था ब्रह्म सभा। तो ये सारा हो गया, ये सारे चीज़ थे। अच्छा ओके, ब्रह्म समाज के स्थापना के माध्यम से राजा राम मोहन राय महिला सशक्तिकरण पे, छुआछूत पे, अनटचेबिलिटी पे, वीमेन एम्पावरमेंट पे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। मतलब ये एक मूवमेंट चलाया जा रहा था ब्रह्म समाज के माध्यम से। तो चलिए एक बार मैं सीरियल वाइज इनके मूवमेंट को लिख देता हूँ सारा, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल जरूर आते हैं। पुनर्जागरण से एक सवाल तो आना ही है इतिहास का। राजा राम मोहन राय ने 1817 में 1817 में डेविड हायड की मदद की थी। हिंदी में लिख रहा हूँ एकदम, हिंदू कॉलेज खोलने के लिए। हिंदू कॉलेज, ये कॉलेज कहाँ खुला था? बंगाल में। अच्छा, पुनर्जागरण का जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो भी बंगाल से शुरू हुआ था, तो इस बात को भी बहुत सारे लोग ध्यान में रखिएगा। द मूवमेंट ऑफ रेनेसांस बिगन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। राजा राम मोहन राय ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो धरती थी ना यार, बड़ी उपजाऊ फर्टाइल लैंड थी वहाँ की। वहाँ जो लोग निकलते थे, सबसे ज़्यादा विद्रोह वहीं पे हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। पुनर्जागरण की भी जो ये मूवमेंट हुआ वो भी वहीं से हुआ, वेस्ट बंगाल से ही स्टार्ट हुआ। 1818 में इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़नी शुरू की थी। सती प्रथा, इनके वजह से 1829 में कानून बना रूल 17 के अंतर्गत। उस समय भारतीय गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर थे। 1818 गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम राइट डाउन दिस ऑल द थिंग्स वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वो एक ईश्वरवाद में भरोसा करते थे, तो आत्मीय सभा के कार्यालय में किसी भी मूर्ति, कोई भी भगवान की फोटो नहीं रहती थी। वो एक ईश्वरवाद को मानते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट राजा राम मोहन राय, द मैन who did so many type of things for development of our nation, for development of youth. This is the man who promote western education system. This is the man. हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसको प्रोत्साहित करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना कर, वेदांत कॉलेज खोलकर उन्होंने भारतीयों की शिक्षा प्रणाली में आधुनिकीकरण किया। उस वेदांत कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई होती थी और वेस्टर्न मतलब आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया था। वहीं राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हायड की मदद कर बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय महिलाओं की शिक्षा में के लिए को भी प्रोत्साहित करते थे। ये सब तो था, हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ब्रह्म समाज ने वाइटल रोल प्ले किया डेवलपमेंट में, वीमेन एम्पावरमेंट में मोस्टली। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला। आफ्टर राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर took the charge of Braham Samaj. He took the charge of Braham Samaj in almost 1844. No, 1842. Devendranath Tagore, after Raja Ram Mohan Roy, Devendranath Tagore took the charge of Braham Samaj in 1842. नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1842, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर वाज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर was the father of Rabindranath Tagore.
he took the charge of Braham Samaj in 1842. After certain period of time, Keshav Chand Sen joined Braham Samaj. Keshav Chand joined Braham Samaj in 1852. After Devendranath Tagore, Keshav Chand Sen took the charge of Braham Samaj in 1858. डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन took the charge of Braham Samaj. Right now, one thing happened in this. One thing happened between Keshav Chand Sen and Devendranath Tagore. In 1865, Devendranath Tagore and Keshav Chandra Sen had some dispute to each other. Actually, Keshav Chandra Sen promotes international marriage system, intercaste marriage system, and international marriage system. केशव चंद अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक संबंध को प्रोत्साहित कर रहे थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इसको पसंद नहीं किए, तो 1865 में इन दोनों के बीच में विवाद हो गया और केशव चंद सेन ने ब्रह्म समाज के को त्याग कर दिया। केशव चंद रिजाइन फ्रॉम द चार्ज ऑफ ब्रह्म समाज। In 1866, Keshav Chand Sen established its own organization, and the name of that organization was Bharatiya Brahm Samaj. In 1866, 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। And right now the Brahm Samaj was known as Adi Brahm Samaj. This Brahm Samaj was completely in control of Devendranath Tagore. So after in 1865, Brahm Samaj divided in two parts. The first was Devendranath Tagore Society. The name of that organization was Adi Brahm Samaj, and one part is Keshav Chand Sen organization. The name of that organization was भारतीय ब्रह्म समाज। इसको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा इसके बाद, तब जाके समझ में आएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ, उसको समझते भी चलिए। भारतीय ब्रह्म समाज, एक्चुअली क्या हुआ कि 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में विवाद हो गया अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर। केशव चंद्र सेन अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रमोट कर रहे थे और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके खिलाफ थे, तो दोनों में एक विवाद हो गया और जिसके वजह से केशव चंद्र सेन ने अपनी एक संस्था स्थापित कर ली जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। और वहीं जो ब्रह्म समाज पहले था, अब वो जाने लगा आदि ब्रह्म समाज के नाम से। इसके बाद 1878 पर इसी बीच में क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन ने 1878 में अपनी बेटी की शादी, 13 वर्षीय बेटी की शादी बिहार कूच के राजा के साथ कर ली। In 1878, Keshav Chand Sen got married his daughter to the king of Bihar Kuch, So this was completely against of Brahm Samaj, Keshav Brahm Samaj, भारतीय ब्रह्म समाज एंड आदि ब्रह्म समाज। एक्चुअली ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये महिला सशक्तिकरण के लिए हुई थी। इसके 5 फैक्टर मैं यहाँ लिखाता हूँ। पहला था विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करना, विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करना था। चाइल्ड मैरिज को रोकना था। चाइल्ड मैरिज को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल विवाह को रोकना था। महिला शिक्षा पर ध्यान देना था, स्त्री शिक्षा पे। छुआछूत और भी सामाजिक बुराइयां जो थी और जो था वो था
बालिका, जो बच्चों को मार दिया जाता है, बलि प्रथा, ये सब जो था, बालिका की हत्या जो होती थी, बालिका हत्या के विरोध में, शिशु भ्रूण हत्या बोलते हैं उसको भी, बालिका हत्या के विरोध करना था। तो उन्होंने क्या किया कि बाल विवाह कर दिया अपनी बेटी का। अब ये अगेंस्ट में हैं बाल विवाह के, या आचार्य हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, और इन्होंने ही अपनी बेटी की शादी कर दी। So due to this incident, so many people, members of Bharati Brahmo Samaj and Adi Brahmo Samaj, against of Keshav Chandra Sen. So after that, Keshav Chandra Sen again organized a new. So after this incident, after his daughter married, he resigned from Bharati Brahmo Samaj, and again he established an organization, and that organization was known as साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में के विवाद के बाद उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज से त्याग दे दिया और एक नई सभा की स्थापना की, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज उतना पॉपुलर नहीं हो पाया और केशव चंद्र सेन इतिहास के अंधकार में खो गए। उसके बाद केशव चंद्र सेन की कहानी समाप्त हो गई। अब ये ब्रह्म समाज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 आदमी से रिलेटेड हैं। भारत के महान राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि ब्रह्म समाज का कैसे कैसे डिमोलिशन, कैसे कैसे पार्ट में बटा, और केशव चंद्र सेन ने क्या क्या रोल प्ले किया, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले जब राजा राम मोहन राय ने इसको 1828 में स्थापना की थी, उस समय इसका नाम था ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा, जिसका नाम बाद में बदल के रख दिया गया ब्रह्म समाज। ये हो गया आपका ब्रह्म समाज से ब्रह्म समाज। इसके बाद ब्रह्म समाज, यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रह्म समाज, ये फिर बटा 2 पार्ट में। एक पार्ट गया आदि ब्रह्म समाज, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का रहा आदि ब्रह्म समाज, और ये हो गया भारतीय ब्रह्म समाज। अब भारतीय ब्रह्म समाज फिर एक पार्ट में बटा, और ये हो गया साधारण ब्रह्म समाज। तो 1 2 3 1 2 3 4 3 चरण में ये विखंडित हो गया ब्रह्म समाज। लेकिन अभी भी आदि ब्रह्म समाज काम कर रहा है, शायद, पता नहीं, अभी का नहीं मालूम मुझे। तो क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर और 1865 में ईश्वर चंद्र केशव चंद्र सेन में विवाद हो गया विवाह की बातों को लेके। तो इसके बाद से केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, और जो ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसका कंट्रोल फिर से अपने हाथ में ले लिया। अब केशव चंद्र सेन ने क्या किया, 1878 में अपनी बेटी की शादी, 13 वर्षीय बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से कर दी। अब ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विधवा पुनर्विवाह, महिला सशक्तिकरण को, और जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर था, जिसमें बाल विवाह निषेध था, विधवा पुनर्विवाह था, स्त्री की शिक्षा की बातें थी। तो इन्होंने अपने ही द्वारा निर्मित किए गए नियम को तोड़ के अपनी बेटी का विवाह कर दिया, जिससे जो भारतीय ब्रह्म समाज के लोग थे उनके मन में उनके केशव चंद्र सेन के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। इस वजह से केशव चंद्र सेन ने बाद में भारतीय ब्रह्म समाज को त्याग दिया और एक नई ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। इसके बाद केशव चंद्र सेन इतिहास के अंधकार में खो गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, उनकी कहानी समाप्त हो गई। पर केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की। प्रार्थना सभा, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसके सहयोग से? केशव चंद्र के सहयोग से।
आत्माराम पांडुरंग. This is very important for every competitive examination. In 1867. In 1867, with the help of Keshav Chandra Sen, आत्माराम पांडुरंग, ये नाम मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा बड़े अक्षरों में. आत्माराम पांडुरंग, बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, एकदम ध्यान में रहना चाहिए. आत्माराम पांडुरंग established a प्रार्थना सभा, and प्रार्थना सभा was also an organization of Renaissance for India. This organization was inaugurated in Maharashtra. Okay, ये याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब हम लोग बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, these all are heroes of our country. They did great job for development of our nation. Nobody can forget contribution of these heroes. They did so many type of things. We have no word to praise their work. So we will talk about Ishwar Chandra Vidyasagar. The man, the personality was completely combination of modern and ancient culture. This man belonged from ancient culture, but this man was in that time by mentally modern culture, belongs from modern culture. शारीरिक रूप से वो जहाँ प्राचीन इतिहास के मतलब कल्चर के थे, पर मानसिक तौर पे वो वहीं आधुनिकीकरण के पिता मान के चलिए उनको. राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे. इन लोगों ने महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह. एक्चुअली देखिए, प्राचीन काल में प्राचीन काल की बात मैं नहीं करूँगा, मध्यकालीन समय की बात करता हूँ. भारत में हिंदू धर्म में मेनली बहुत तरह के अंधविश्वास व्याप्त हैं. सती प्रथा था, महिलाओं को तो कुछ समझा नहीं जा रहा था, बाल विवाह हो जाता था, दहेज प्रथा था, सती प्रथा था, महिलाओं को कोई संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था, अगर विधवाओं की दशा बड़ी खराब थी, समाज उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था. तो इन सब बातों को लेके लोगों ने तरह तरह के आंदोलन चलाए, जो हमारे विकास के लिए, जो भारत के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था. दिस इज़ रियली वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन. एक मजेदार बात मैं बताता हूँ आपको. मैं कहीं पढ़ा था कि जिस देश में स्त्री की दशा खराब होनी शुरू हो जाए, समझ जाइए कि देश का पतन के कगार पर जा रहा है. अगर महिलाओं की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई तो समझिए कि सभ्यता का विनाश होने वाला है. भारत में यही चल रहा था. औरतों की हालत ख़राब होती जा रही थी और भारत गुलाम बनता जा रहा था, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का. पढ़े होंगे आप लोग भी इतिहास में, और मैं पढ़ाऊंगा भी. मॉडर्न के बाद मिडिवल पढ़ाऊंगा, मिडिवल के बाद एंशिएंट. एक्चुअली मैं रिवर्स में पढ़ा रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए, इंटरेस्ट ज़्यादा बने इसलिए. तो मैं मॉडर्न के बाद मिडिवल पढ़ाऊँगा, उसके बाद एंशिएंट पढ़ाऊँगा. Ishwar Chandra Vidyasagar had played a very vital role in development of our nation, in development of and for the women empowerment. In 1850, Ishwar Chandra Vidyasagar was the principal of Sanskrit College. Ishwar Chandra Vidyasagar was that time principal of Sanskrit College. He always promote women education, and 35 girls school he had inaugurated in his own time period. 35 गर्ल्स स्कूल. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे और उन्होंने तकरीबन 35 बालिका विद्यालय खोला था, से समृद्ध थे. 35 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछेगा. 35 बालिका विद्यालय से समृद्ध थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर. बालिका विद्यालय.
एक और बात पूछेगा, 1850 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑल्सो प्रमोट्स widow remarriage. In one thing I also want to say you, the first widow remarriage had happened in 7 December 1856 in West Bengal, and this marriage was completely complete with the law. 7 दिसंबर भारत में प्रथम कानूनी पुनर्विवाह हुआ था, विधवा पुनर्विवाह हुआ था 7 दिसंबर 1856 को, ये याद रखिएगा। 7 दिसंबर 1856 को भारत में प्रथम विधवा पुनर्विवाह हुआ था, कानूनी तौर पे मान्य। 7 दिसंबर 1856, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 1856। So this topic is very important. Now, for development of our nation, for women empowerment, to make improvement in Hindu religion, Jagannath Seth and Bhau Daji opened an organization, widow remarriage, did so many type of things, activities for women remarriage in Maharashtra. जगन्नाथ सेठ और भाव दाजी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए ज़बरदस्त आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया था। महाराष्ट्र में कौन चलाया था? जगन्नाथ। विधवा पुनर्विवाह के लिए ही नहीं, ये लोग छुआछूत के लिए भी अगेंस्ट में थे, ठीक है। और जिसमें महिलाओं की दशा उस समय बहुत ख़राब थी, तो सबसे पहले मेन जो फंक्शन था वो ये था। लेकिन अगेंस्ट में छुआछूत के भी थे, महिला शिक्षा प्रणाली पे भी उन लोगों का था कि प्रोत्साहित कीजिए सब, मतलब इस लोग रेनेसेंस के मेंबर थे।